नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। यह बयान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर इमरान मसूद ने केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब और मजदूर विरोधी बताते हुए मनरेगा योजना की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मनरेगा के काम करने वाले मजदूरों को महीनों से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट जारी नहीं कर रही है, जिसका सीधा असर मजदूरों और राज्यों पर पड़ रहा है। इमरान मसूद ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए आर्थिक बोझ राज्यों पर डाल रही है, जिससे राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो रही है। इमरान मसूद ने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए मनरेगा आखिरी सहारा है, लेकिन जब उसी योजना में समय पर भुगतान नहीं हो रहा तो यह संवेदनहीनता का प्रमाण है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल लंबित भुगतान जारी करे, मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करे और मजदूरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके संघर्षों को याद किया। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करेगी। उनके इस बयान के बाद सहारनपुर सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आज हमारे लिए, कांग्रेस जनों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है और इस बार हमने प्रियंका जी के जन्मदिन को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया कि हम लोग आज संकल्प लेंगे कि पार्टी को अपनी मजबूती के साथ खड़ा कर कर उस गौरवमयी इतिहास की तरफ लाने का काम करेंगे जो स्वर्णिम काल कांग्रेस का रहा है। उसके लिए 100 दिन का कार्यक्रम हमारा आने वाले दिनों में है, जिसमें हम लोग प्रत्येक मंडल स्तर तक जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर कांग्रेस जन संवाद करने का काम करेंगे, जिसमें जो देश के अंदर रहने वाले गरीबों की कमर को तोड़ने का काम मनरेगा को खत्म कर करके केंद्र सरकार ने किया है। और बहुत ही हास्यास्पद चीज है कि जब केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी और 10% केवल स्टेट गवर्नमेंट का रहता था, उसके बावजूद भी अभी तक 6-6 महीने का बकाया मनरेगा का बाकी है और अब इसको 40% कर दिया गया। तो किसी स्टेट के पास 40% पैसा मनरेगा में खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में यह योजना पूरी तरह से दम तोड़ने का काम करेगी। यह योजना 2006 में जब लाई गई तो इसका मकसद था गरीबों को, मजदूरों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और एक कामयाब योजना थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इसको कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन मनरेगा की सफलता ने कोविड काल के अंदर उनको मजबूर कर दिया कि एक कामयाब योजना है जो सीधे गरीबों को, जो सीधे मजदूरों को और खास तौर से महिलाओं को सीधे लाभ देने का काम कर रही थी। अगर ये योजना खत्म होगी तो निश्चित रूप से मजदूर की कमर टूटने का काम होगा। इस योजना का उपहास गड्ढा खोदने वाली योजना बता करके बहुत बनाया गया, लेकिन यही इस योजना की खूबसूरती थी कि इसके अंदर रोजगार की व्यवस्था थी, रोजगार की 100 दिन की गारंटी थी। अब इन्होंने कहा 125 दिन, 125 दिन के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा है नहीं। और योजनाओं का स्वरूप और योजनाओं को कहां दिया जाएगा,
ये तय केंद्र सरकार करेगी। तो अपने एजेंडे के हिसाब से अगर ये योजना तय होगी तो निश्चित रूप से ये देश के गरीबों के ऊपर एक बहुत बड़ी मार केंद्र सरकार की पड़ने जा रही है। जो संविधान संवाद महापंचायत है, उसके अंदर हम तमाम चीजों को रखने का काम करेंगे और गांव-गांव जाकर के हम कांग्रेस के 140 वर्ष के उस गौरवमय इतिहास को बताने का काम करेंगे कि जो लोग आज पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, हमने तो 70 साल में जो कुछ किया, इस केंद्र सरकार ने आकर के उसे सबको बर्बाद कर दिया। 70 साल के अंदर जब आप बात करते हो तो आप भूल जाते हो कि 1950 में देश की हालत क्या थी। जब देश के पास किस हालत में देश मिला था, खाने को अन्न नहीं था, पहनने को तन पर कपड़ा नहीं था, नौकरियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोड मैप ने देश को खड़ा करने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। देश आत्मनिर्भर बना जब अन्न इंपोर्ट होता था और वो अनाज आता था जो जानवरों खाते थे, उस अन्न को हरित क्रांति ला करके उस अन्न को पैदा करने का काम का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा। देश के अंदर औद्योगिकीकरण कर करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और औद्योगिकीकरण की शुरुआत की। देश के अंदर सिंचाई व्यवस्था के लिए नए नए डैम बनाने करके, बिजली नहीं थी, बिजली के कारखाने लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए देखा, उस सपने को साकार करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर करके करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर कर और जो देश के अंदर गरीबों का दोहन हो रहा था, जो साहूकार लूटमार कर रहे थे, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 30 साल के अंदर, जो 50 से लेकर के 20 साल के अंदर 70 तक का कार्यकाल था, उसको देख करके कि अभी तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, हम गरीब के घर तक पूरा नहीं पहुंच पाए, तब उन्होंने 1971 में नारा दिया, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ नारे के माध्यम से उन्होंने लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने का काम किया। 1987 के अंदर स्पेशल ड्राइव चला करके राजीव जी ने, जो गैर पढ़े लिखे लोग थे, जो दलितों के अंदर जो पढ़े लिखे नहीं थे, शोषितों में पढ़े लिखे नहीं थे, किसी को माली को, किसी को ड्राइवर को, किसी को कहीं भर्ती कर करके स्पेशल ड्राइव चलाने का काम किया। हमने क्या किया? हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त इसरो की बात कर रहे थे जब इनकी सोच में भी नहीं था। उन्होंने इसरो की स्थापना की, एम्स की स्थापना की, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक मजबूत मील का पत्थर साबित हो, यह काम करने का काम किया। शिक्षा को इतना सस्ता किया कि वो गरीब के घर के पहुंच तक बन जाए। आपने क्या किया? शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। आज शिक्षा गरीब आदमी के लिए एक सपना बन करके रह गया। आपने संविदा कर करके उस आरक्षण को धीरे 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 समाप्ति की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। जिन संसाधनों पर देश के लोगों का हक होना चाहिए, आप केवल मित्रों को बांटने का काम कर रहे हैं। आप नफरत बांटने का काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। आप बार बार एक ही एजेंडे को चलाते हो। आप जब धर्म की बात करते हो तो धर्म आपका मेरा व्यक्तिगत मामला है और संविधान में इसकी व्यवस्था की है कि हम अपने धर्म को पूरी आजादी के साथ मानने का काम करें। लेकिन धर्म कोई नफरत नहीं सिखाता। आप देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हो। आप बार बार अपने आप को सनातनियों के नाम के ऊपर शोर मचाते हो, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की खामोशी, भारत सरकार की चुप्पी हमें बेचैन करने का काम कर रही है।
इंदिरा जी बहुत दूरदर्शी नेता थी। उन्होंने जब बांग्लादेश का निर्माण कराया तो मुजीब संधि हुई, और मुजीब संधि के अंदर इंदिरा जी ने इसकी व्यवस्था की थी कि उस देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों के ऊपर अगर कुठाराघात होगा तो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए इसको तुरंत दूर किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार अभी तक एक भी जगह कोई एक्शन के अंदर दिखाई नहीं देती। और बांग्लादेश वो देश है जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर टिकी हुई है। बांग्लादेश में लाइट अडानी की बिकेगी, अगर लाइट ही रोक दो तो चरमरा जाएगा। लाइट आसमान से नहीं आ सकती है, अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि आसमान से लाइट दे देंगे। लाइट हमारे पास से जा रही, बिजली नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने जनवरी 26 में यह एग्रीमेंट किया कि हम दिसंबर 26 तक 18,000 टन डीजल बांग्लादेश को देने का काम करेंगे। जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, आपकी सरकार खामोश बैठी है। यह सवाल हर कांग्रेस के दिल के अंदर धधक रहा है कि आज इंदिरा जी होती, काश आज इंदिरा जी के हाथ में कमान होती तो बांग्लादेश को ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देते जैसा पाकिस्तान को देकर के बांग्लादेश को बनाने का काम इंदिरा जी ने किया था। तो ये जो हमारा 100 दिन का कार्यक्रम है, इस 100 दिन के कार्यक्रम में हम लोग आज अपनी नेता के जन्म दिवस के ऊपर संकल्प लेते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्हें ईश्वर लंबी उम्र दे, और हम लोग मजबूती के साथ खड़े होकर देश के अंदर इस हालात के लिए, जो हालात देश में बने हैं, एसआईआर के माध्यम से आप वोट काट रहे हो। एसआईआर में 2,70,00,000 वोट कटा। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2.5 करोड़ लोगों को नोटिस जा रहा है। तो फिर ये आपकी नाकामी है या कामयाबी है, बताइए। इसके अंदर खेल होगा, फॉर्म 6 में भी खेल होगा। मैं सबसे इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि फॉर्म 6 अपने सब जमा कराइए, और जरूरत हो तो फॉर्म 7 में जमा कराइए। बारीकी के साथ जब तक इनसे नहीं लड़ेंगे, जब तक ये सिस्टम बदलने वाला नहीं है। ये क्रांति का समय है, ये समय जागरूकता का है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, और अपने उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। ये चुराया हुआ लोकतंत्र जो देश के अंदर आने की एक नई परंपरा शुरू हो रही है, इसके लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, आज हम इस शुभ अवसर पर हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्म दिवस पर हम सब लोग कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेते हैं इस बात की कि हम लोग कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए उसको वापस लाने के लिए अपनी जी जान के साथ मेहनत करने काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। किसी साथी का कोई सवाल हो? ये जो आप कह रहे हैं फॉर्म 6 में भी खेल करेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? 2.5 करोड़ आप फिर डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गिनती तो वहीं के वहीं आएगी। खेल क्या कहीं ना कहीं तो करोगे। आप सॉफ्ट कॉपी हमको दो, हम डबलिंग निकाल करके 2 मिनट में दे देंगे। सॉफ्ट कॉपी आप देते नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सोमनाथ मंदिर गए थे, वहां से उन्होंने आह्वान किया है। उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को भैया पहले हिंदुओं की चिंता कर लो, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वहां के हिंदुओं की भी चिंता कर लो कि वहां के हिंदुओं पे क्या हो रहा है। विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो। विश्व गुरु मानेगा कोई कि तुम पड़ोसी होते हुए, अच्छे पड़ोसी और दमदार पड़ोसी होते हुए, पड़ोसी में लोग आपका भाई पिट रहा है और आप बचा नहीं पा रहे। अजीत पवार कह रहे हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव में पार्टी अलग अलग लड़ती है, कांग्रेस के दौर में भी ऐसा होता था। ये उनका वो है, इसमें कोई बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन करना चाहिए सरकार? सबसे पहले आप बिजली रोक दें, बिजली रोक दें, बांग्लादेश की सप्लाई रोक दें। आसमान में से आएगा क्या बांग्लादेश? चारों तरफ से घिरा हुआ है हमसे। की घटना को किस तरह से देखते हैं? बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बयान करती है कि उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है। ये लोगों को सोचना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आरोपों की? जो सबके साथ होता है वही सब उनके साथ होना चाहिए। किस तरह का? जो सबके साथ होता है वो उनके साथ होना चाहिए। हो गया साहब, धन्यवाद।